हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीक्षा भुवालका एंड आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्स्ट क्लास है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? हमने ये सुना है कि टाइम इज़ मनी। हमारे बड़े हमेशा हमें सिखाते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, टाइम का अच्छा उपयोग करो, अच्छा यूटिलाइज करो टाइम को, बिकॉज टाइम इज़ मनी। मतलब टाइम का कुछ मनी वैल्यू तो होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस हमारे टाइम का मनी वैल्यू तो होता है, बट मनी का टाइम वैल्यू होता है। यार दिस इज नाइस। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है उसमें, क्या क्या चीज़ें होती है, मनी का टाइम वैल्यू निकालना मतलब क्या आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स ये सब लगते हैं, या फिर मनी टर्म्स में जैसे अगर आप लोगों ने आगे पहले कभी पढ़ा होगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी, इस टाइप की चीज़ें होती, क्या होता क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ेंगे क्या क्या। चलो देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर we all will be able to understand the concept of interest, related terms, interest से related और क्या क्या terms है, computation thereof कैसे निकालेंगे, calculate कैसे करेंगे, simple and compound interest के बीच का difference, believe me it's very easy, concept of annuity, concept of present value and future value, प्रेजेंट वैल्यू यानी अभी क्या चीज़ उसकी वैल्यू है और फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगी। मैम किसकी? मनी की। यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट इन लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ये सब हम लोग करेंगे। चलो एकदम से चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स कम टू दैट स्टोरी। नाउ हियर यू कैन सी देयर आर टू मेन। दोनों ऑफिस जाते हैं, दोनों अपने घर पे मतलब घर के लिए काम करते हैं, दोनों की फैमिली है। ठीक है, ये ऑफिस कलीग्स है, फ्रेंड्स टाइप है। तो एक का नाम है मिस्टर रॉय, और ये जो मोटे भाई साहब है जो थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप के लग रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर दास। ठीक है, मिस्टर रॉय आप देख रहे सीरियस लग रहे हैं, एकदम थोड़े डरे डरे लग रहे हैं, मिस्टर दास बिंदास आदमी। तो इन दोनों की स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, चलो मैं बताती हूँ। ये दोनों ना एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है भाई, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। नाउ दोनों को सेम सैलरी मिलती है। मिस्टर रॉय गेट्स ₹10,000 पर मंथ, मिस्टर दास ऑल्सो गेट्स ₹10,000 पर मंथ। तो मिस्टर रॉय एंड मिस्टर दास दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, दोनों कलीग्स हैं, दोनों को 10,000 सैलरी मिलता है। अब मिस्टर रॉय जो है ना, ये जो डरे हुए थोड़े भाई साहब है, ये बहुत स्मार्ट आदमी है, मतलब डरते भी है, थोड़े स्मार्ट भी है, यू कैन से। ये क्या करते हैं ना, इनको जो 10,000 पर मंथ मिलता है, ये बहुत स्मार्टनेस के साथ खर्चा करते हैं। ये सपोज अपने घर पे अपनी वाइफ को 5,000 रुपया खर्चे को दे देते हैं, बाकी फूड, क्लोथिंग, हाउस एक्सपेंसेस और जो भी बेसिक खर्चे होते हैं उन पे ये 5,000, और से ट्रैवलिंग ये सब मिला के 2,000 और खर्चा करते हैं। बाकी इनके पास ना 3,000 रुपीज सेव हो जाते हैं। ये बचाते हैं, उसको सेव करते हैं और बोलते हैं कि ये मैं खर्चा नहीं करूंगा, ये मैं साइड रखूंगा, हर महीने उसको जमा करूंगा। तो व्हाट ही डज इज ही सेव्स दैट मनी। सब बोलते हैं कि सेविंग करना चाहिए, सेविंग करना एक बहुत अच्छी आदत है और ये आदत हम सबको फॉलो करनी चाहिए। ही इज अ स्मार्ट आदमी, अपना 3,000 रुपये सेव करते हैं। ना यू नो ही हैज़ दिस फीलिंग कि ना मुझे एक बड़ा घर लेना है और एक मुझे ना एक बड़ी गाड़ी भी लेनी है। तो उसके लिए पैसे तो बचाने पड़ेंगे, या तो पैसे ज़्यादा कमाओ या तो पैसे जितने कमा रहे हो उसमें से थोड़े थोड़े करके बचाओ। अब इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, चलो 3-3 हज़ार रुपये करके अगर मैं सेव करूँ तो कम से कम एक साल के एंड पे मैं एक लैपटॉप तो खरीद ही सकता हूँ। चलो एक लैपटॉप तो आएगा घर में। तो इनका ये इच्छा है कि चलो मैं 3-3 हज़ार रुपये सेव करके 36,000 मैं एक साल में कमा लूंगा, तो उसको मैं खर्चा करूंगा एक लैपटॉप लेने के लिए, तो मेरा एक लैपटॉप एक साल में आ जाएगा। चलो मिस्टर रॉय की कहानी तो सुन ली, अब मिस्टर दास क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं। ये तो यार बहुत बिंदास आदमी, ये क्या करते हैं ना, इनको जो पैसे मिलते हैं ऑफिस से, व्हाट ही डज इज अपने घर पे जो हाउस एक्सपेंसेस दिया, सपोज 6,000 रुपये इनका हाउस एक्सपेंसेस है वगैरह सब मिला के हुआ, बाकी सपोज से ये 2,000 रुपये ट्रैवलिंग में खर्चा कर देते हैं। अब इनके पास कितने बचे, कैलकुलेट करके बताओ, 6 और 2 8, तो एक्सपेंसेस हो गए इनके 2,000 रुपये इनके पास बचते हैं। तो मिस्टर रॉय की तरह ये भी सेव कर ले तो चलो आगे चल के कुछ खरीद पाएंगे, बट ये नहीं, ये क्या करते हैं, ये महाराज जी 2,000 रुपये 5 स्टार्स में चल जाते हैं,
ये अपने दोस्तों को पार्टियां दे देते हैं, हर महीने ये कुछ ना कुछ करके उड़ा देते हैं, भाई अगले महीने सैलरी तो मिलेगी उससे चला लूंगा, ठीक है। तो ही डजंट सेव एनीथिंग, सो वी कैन से नो सेविंग्स फ्रॉम मिस्टर दास। और जो मिस्टर रॉय है ये सेव कर लेते, चलो इनका तो अच्छा हो गया। अब मैं आपको ये वाली स्टोरी क्यों समझा रही हूँ, अब देखो मिस्टर रॉय जो है वो तो लैपटॉप खरीद लेंगे जब उनको दरकार पड़ेगी, अगर मिस्टर दास को कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, से उनके घर पे कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, या वी कैन से अगर उनको सपोज कुछ इमरजेंसी में खरीदना पड़ जाए, बेटी की शादी आ रही है, कुछ कुछ लोन, मतलब कुछ तो चाहिए कि कैसे खर्चा करूं, तो क्या करेंगे, सेविंग्स तो है नहीं, क्या करेंगे, अभी मैंने बता ही दिया बातों बातों में, वो लोन लेंगे। जनरली तो यही करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो तो खर्चा कर लेते हैं, जैसे कि मिस्टर रॉय सेविंग्स रहती है, और इस टाइप के लोग जो होते हैं मिस्टर दास टाइप के लोग, इनके पास तो सेविंग्स है नहीं, तो क्या करेंगे, लोन ही लेंगे, या तो हाँ, या तो देखो अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं तो उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, वो लोग भी हेल्प कर देते हैं पैसे देके, वो हम लौटा सकते हैं उन्हें कुछ दिनों बाद, या तो हम कहीं से लोन लेंगे। लोन कहाँ से मिलता है हमें, वेरी सिंपल आंसर, बैंक से लोन मिलता है, बहुत सारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, जमींदार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, जमींदार तो चलो पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन से मनी लेंडर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, इतना पैसा पड़ा रख के क्या करेंगे, लोगों को लोन दे देते हैं। अच्छा वो लोन देते क्यों है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोन तो चलो मुझे आज चलो 10 लाख का लोन चाहिए, कोई भी आके मुझे दे दो, चलो मेरा तो हो गया, लोन मिल गया मेरे को, जब मेरे पास आएगा 10 लाख तब मैं चुका दूंगी, बट क्यों दे मेरे को कोई लोन, क्यों दे, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो इसका आंसर जो है ना, ये सारे आंसर्स जो अभी हम मतलब क्वेश्चंस जो हम करें अपने आप से, सारे आंसर्स हमें मिलेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। दिस इज व्हाई वी स्टडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और मनी के बारे में तो यार हमें पता होना ही चाहिए ना, दुनिया तो इकोनॉमिक इंजन है, बजरंग सर कितनी बार बताते रहते कि इट्स ऑल इकोनॉमिक, इकोनॉमी है, पैसे से चल रही, तो पैसे का क्या वैल्यू है, कब कैसे पैसे की डीलिंग होती है आपके, आप तो अभी स्टूडेंट्स हो, बाहर लाइफ में कैसे पैसे चल रहे, कैसे पैसों की डीलिंग हो रही है, ये इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑल दिस वील स्टडी इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा तो सबसे फर्स्ट थिंग ना जो टाइम वैल्यू में हम सीखते हैं दैट्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट। जो अभी मैं आपको बोल रही थी कि लोन, लोन क्यों देगा इंसान कोई, आपको क्यों दे लोन, तो लोन इसीलिए कोई देता है कि उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। मैम इंटरेस्ट का मतलब, चलो ये वाली स्टोरी के थोड़ा सा और कंटिन्यू करके मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे हमने देखा कि मिस्टर दास को सेविंग्स चाहिए था, सेविंग्स करना चाहिए था मेरा मतलब, बट उन्होंने नहीं किया। अब मिस्टर दास के घर पे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, उनके उनकी एक बूढ़ी दादी की और तबीयत खराब हो गई, और उन्होंने तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे, वो आप लेकर आइए, एकदम फिल्मी स्टोरी टाइप। अब क्या करे, क्या करे, तो मिस्टर दास के पास दो ऑप्शंस है। मिस्टर दास के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स मिस्टर रॉय जैसे लोग, मिस्टर रॉय से इनफैक्ट हेल्प ले सके कि भाई जो सेविंग्स है थोड़ा दे दो, या फिर वो अप्रोच करेंगे बैंक को और बोलेंगे कि हमें प्लीज़ 5 लाख का लोन दो। अब वो हेल्प किससे ले सकते हैं, वो हेल्प ले सकते हैं मिस्टर रॉय से, वो जो उनके अच्छे खासे फ्रेंड है, उन्होंने हो सकता है 5 लाख रुपए जमा कर लिए हों अपने इतने सालों के वर्क लाइफ में, और वो अपने कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स और अपने और कोई नेबर्स आसपास से भी हेल्प ले सकते हैं। तो हेल्प का मतलब क्या, वो लोग उन्हें 5 लाख रुपए दे देंगे, और सेम 1 साल में मिस्टर दास और कुछ कमाई करके जैसे भी उनका ये हेल्प का एहसान चुका देंगे, मतलब वो 5 लाख रुपए उन्हें वापस रिटर्न कर देंगे, तो मिस्टर दास के ऊपर कोई उधारी नहीं बाकी रहेगी। अब अगर से लोन लेते हैं मिस्टर दास, लोन कहाँ से लेंगे, बैंक से लोन लेंगे। बैंक लोन क्यों देता है, कैसे देता है, क्यों देता है, उस पर तो हम आएंगे क्यों देता है, तो बैंक के काम करने के तरीके पे वो हम लोग आएंगे नीचे। बैंक लोन देता कैसे, पूरा बैंक का प्रोसीजर्स होता है कि बैंक में आप जाके अपने प्रॉपर्टी के कागज़ या अपने कुछ ज्वेलरी या कुछ कोई गारंटी ऐसा दो, या किसी गारंटर से आप साइन करवा दो कि अगर ये लोन नहीं चुका पाएगा तो इसकी जगह मैं लोन आपका दूंगा। तो लोन का ये सब प्रोसेस करने के बाद से बैंक आपको 5 लाख रुपए का लोन दे देता है। बैंक आपसे बहुत सारे सवाल करेगा, ये 5 लाख रुपए आप कब तक वापस लौटाओगे, आप 1 साल में लौटाओगे, आप 2 साल में लौटाओगे, आप 3 साल में लौटाओगे, और आप
जिस टाइम पीरियड के लिए भी ये लोन ले रहे हो, सपोज आप 1 साल के लिए ले रहे हो, तो आपको चुकाना बैंक को कितना पड़ेगा? आपको खाली 5 लाख रुपए नहीं चुकाने पड़ेंगे, आपको कुछ अमाउंट चुकाना पड़ेगा। उसके साथ आपको ये 5 लाख रुपए तो आपको चुकाने ही है, उसके साथ आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक को। इंटरेस्ट मतलब कमीशन टाइप का जो चीज है। बैंक आपको अपना 5 लाख रुपया दे रहा है तो वो कुछ लेगा भी ना आपसे, 5 लाख रुपए तो वापस लेगा ही, उसके साथ में वो आपसे इंटरेस्ट लेगा उस 5 लाख रुपए के ऊपर। तो से मैं एक रैंडम से एक एग्जांपल लेती हूँ कि बैंक ने XYZ बैंक के पास मिस्टर दास गए हैं, 5 लाख रुपए का लोन लिया है और बैंक ने बोला है कि आप 1 साल में इस लोन की भरपाई कर दो। तो ठीक है, वो उन्होंने बोला ठीक है मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं ये 5 लाख रुपए आपके चुका दूंगा। मुझे क्या करना होगा? 5 लाख रुपए तो आपको देने हैं, 5 लाख रुपए के साथ आपको 10% का इंटरेस्ट भी चुकाना है। 10% का इंटरेस्ट मतलब 5 लाख रुपीज का 10% जो होता है अमाउंट, वो आपको एडिशनल मुझे देने होंगे, बैंक को देना होगा। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी ही है। चलो कैलकुलेट करो, 5 लाख का 10% 50,000 रुपीज। तो अब आप मुझे ये बताओगे कि मिस्टर दास जब बैंक को वापस पैसे लौटाने जाएंगे तो कितने रुपए देंगे? कितने रुपए देंगे? 5 लाख रुपीज तो देंगे ही, उतना तो लिया था। एक्स्ट्रा बैंक ने कितना मांगा था? 50,000 रुपए। तो मिस्टर दास उनको देंगे 5,50,000 रुपए। तो आप देख रहे हो, हेल्प अगर उन्होंने लिया होता तो वो कुछ नहीं चुकाना पड़ता, मतलब 5 लाख रुपए के अलावा। और लोन ले रहे थे, एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा भाई, ये तो इंटरेस्ट है। आज आपके मुसीबत के समय पे मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको लोन दे रहा हूँ। मैं आपको लोन क्यों दूँ? ना आप मेरे रिलेटिव है, ना आप मेरे फ्रेंड है, ना मैं कोई जान पहचान, आप तो जनरल एक स्ट्रेंजर है मेरे लिए। बैंक के लिए तो आप एक स्ट्रेंजर है। चलो आप अपना सारा प्रोसेस वगैरह सब पूरा कर लिया आपने, तो बैंक ने आपको लोन दे दिया, लोन के बदले वो अपना इंटरेस्ट ले लिया आपसे। तो आपने उनसे लोन लिया, उन्होंने आपसे इंटरेस्ट लिया, प्लस जो लोन का अमाउंट था वो लिया। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। बैंक आपको लोन देता है जब आप इंटरेस्ट भी पे करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, अब मैंने जो एक और क्वेश्चन किया था बीच में कि बैंक लोन क्यों देगा, बैंक ऐसा काम क्यों करता है, तो वो सब हम अभी अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो इंट्रोडक्शन एक देख लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट आता है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी, और एन्युटी का इतना सारा ये एप्लीकेशन है। तो अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं, जब अपने एन्युटी करेंगे तब पढ़ेंगे। चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि पीपल अर्न मनी क्यों करते हैं, पीपल क्यों पैसे कमाते हैं, फूड पे, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये सब पे खर्चा करने के लिए, ये तो हमें सबको पता है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स भी कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा अभी, जैसे कोई हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो गया, या कभी मुझे कुछ और बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, लैपटॉप कुछ भी खरीदना हुआ, या फिर और भी तो एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते, घर पे शादी पड़ गई। अब जो भी मारवाड़ी लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटी पैदा हुई नहीं कि बेटी की शादी का दहेज पहले से जोड़ना शुरू कर दो। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दहेज, आई एम जस्ट रिपीटिंग क्या होता है हमारे सोसाइटी में। बेटी की शादी की सबको ही टेंशन लगी रहती है, तो इसलिए लोग सेव करना स्टार्टिंग से ही चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट बी अ मैरिज इन द फैमिली, one may want to buy house, one may want to set up his or her business, one may want to buy a car and so on। तो यही सब चीज़ें हैं। कुछ लोग सेविंग्स करते हैं, कुछ लोग सेविंग्स नहीं करते हैं। तो जो लोग सेविंग्स नहीं करते वो लोग कहाँ से बोरो करेंगे मनी? वेयर विल दे आस्क फॉर उधार? वो लोग उधार कहाँ से लेंगे, बोरो कहाँ से करेंगे? मनी कैन बी बोरोड फ्रॉम फ्रेंड्स और मनी लेंडर्स और बैंक्स। फ्रेंड्स से क्या मिलता है? हेल्प। मनी लेंडर्स और बैंक से क्या मिलता है? लोन। आई थिंक ये क्लियर है अच्छा से। इफ यू कैन अरेंज अ लोन फ्रॉम योर फ्रेंड, इट माइट बी इंटरेस्ट फ्री। भाई कि हेल्प मिलता है तो वो हो सकता है कि इंटरेस्ट ना ले आपसे। हाँ, अब ये बात भी है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते तुम तो फ्रेंड हो, इंटरेस्ट नहीं ले सकते तुम, ऐसा भी नहीं। अगर वो फ्रेंड है फिर भी इंटरेस्ट चाहता है तो देना पड़ेगा, अब आप उससे ले रहे हो। बट इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है। बट अगर हम लेंडर्स और बैंक से लेते तो कभी भी इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा। यू नीड टू पे सम चार्ज पीरियोडिकली फॉर यूजिंग दैट मनी। मतलब 50,000 रुपये आपको, जैसे 5 लाख पे 10% अगर ईयरली इंटरेस्ट वो मांग रहा है, बैंक मांग रहा है, तो जब तक आप लोन नहीं चुकाते हो तो आपको हर साल वो 50,000 करके एक बार उनको देना पड़ेगा, और लास्ट में जाके आपको 5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो सपोज आपने 3 साल बाद वो 5 लाख रुपए चुकाए उनको,
तो 3 साल तक आपने 50,000 50,000 50,000 वो तो अलग दिया ही, प्लस आपने 5 लाख रुपए और दिए, तो आपने कितना दिया टोटल? 6,50,000 रुपीज। फॉर यूजिंग द मनी ऑफ मनी लेंडर्स और बैंक्स दिस चार्ज इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट टर्म अब आप लोगों के लिए क्लियर है। चलो एक और इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है, people earn money for satisfying their various needs as discussed above. After satisfying those needs, some people may have some savings, जैसे कि मिस्टर रॉय। People may invest their savings in debentures or lend to other person or simply deposit into the bank. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब क्या, लोग सेविंग्स तो करते हैं, बट आपने देखा है सेविंग्स करके घर पे रखना सुरक्षित है? नहीं, घर पे आजकल कोई सेव करके नहीं रखता है। पैसे मैं सेव करूँ तो घर पे क्यों रखूँ, घर पे चोरी हो गए तो बैंक में रखते हैं, बैंक वाले पूरा सिक्योरिटी का ध्यान देंगे, उनका चोरी होगा वो तो हमारे पैसे देंगे वापस। ये तो एक रीज़न है। दूसरा एक और रीज़न है, रीज़न क्या है, इंटरेस्ट जब हम दे सकते हैं तो हम इंटरेस्ट कमा भी सकते हैं अपने पैसों पे। हमारे पास पैसे नहीं है, हमने बोरो किया तो उस पर इंटरेस्ट दिया। हमारे पास पैसे हैं तो मैं लेंड करूंगी और उस पर इंटरेस्ट लूंगी। सी इट्स द अदर वे अराउंड। बैंक के पास पैसे हैं तो बैंक ने मुझे पैसे दिए और मैंने बैंक को इंटरेस्ट दिया और साथ में पैसे भी वापस किए बाद में। और अब मेरे पास पैसे, सपोज मैं बैंक के जगह हूँ, मैं मनी लेंडर हूँ, मेरे पास पैसे हैं तो मैंने किसी ज़रूरतमंद को लोन दिया और मैंने उससे इंटरेस्ट कमाया। तो इट्स बोथ वे अराउंड। तो इसीलिए लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं। बैंक में रखने से सिक्योरिटी पॉइंट तो है ही, प्लस बैंक उनको इंटरेस्ट देता है, क्योंकि बैंक क्या करता है ना, बैंक बहुत स्मार्ट है। आई गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल। बैंक क्या करता है, सपोज दिस इज अ बैंक, सपोज XYZ कोई भी बैंक है, ठीक है। व्हाट बैंक विल डू, बैंक के पास पैसे जमा करते हैं कुछ लोग, जैसे कि सपोज चलो अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, मिस्टर रॉय एंड मिस्टर दास का एग्जांपल लेते हैं। बैंक में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं मिस्टर रॉय, 3-3 हज़ार भाई साहब हर महीने जमा करते हैं ना बैंक में, मैंने बोला ना सेव करते हैं, तो सेव अपने घर पे नहीं करते हैं, बैंक में जाकर जमा करते हैं। और मिस्टर दास टाइप के लोग होते हैं जो कुछ जमा नहीं करते हैं, वो तो लोन लेने जाते हैं। अब मिस्टर रॉय 3-3 हज़ार करके सपोज उन्होंने 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं बैंक में, और बैंक उनको कुछ परसेंट इंटरेस्ट, जनरली 6% 7% इंटरेस्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट पे देता है। अब सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, रेकरिंग अकाउंट का तो उसमें अपने कभी और चर्चा करेंगे। बैंक में बहुत टाइप के अकाउंट हम लोग खुलवा सकते हैं। तो सेम सपोज मिस्टर रॉय ने 5 लाख रुपए का सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए वो अभी तक उनका जमा हो चुका है, उसके ऊपर उन्हें सपोज 6% इंटरेस्ट पर एनम मिलता है। मैम पर एनम क्या होता है वो आगे देखेंगे। मिस्टर दास के पास तो पैसे है नहीं, लेकिन बैंक के पास मिस्टर रॉय का 5 लाख रुपए है। मिस्टर दास को कितने रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, जो उनके पास 5 लाख रुपए है वो दे देगा मिस्टर दास को एज लोन, और मिस्टर दास से क्या लेगा वो इंटरेस्ट। वो मिस्टर रॉय को 6% इंटरेस्ट दे रहा है, पर वो मिस्टर दास से क्या करेगा, वो मिस्टर दास से 8% इंटरेस्ट लेगा। वाओ, 6% इंटरेस्ट, चलो एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। 30,000 वो मिस्टर रॉय को इंटरेस्ट देगा, और मिस्टर दास से कितना इंटरेस्ट लेगा, 5 लाख इंटू 8%, 40,000। सिंपल कैलकुलेशन, 6% ऑफ 5 लाख, 6%, एक्सक्यूज मी, चलो 6% ऑफ 5 लाख, दैट्स 30,000। वो ये मिस्टर रॉय को दे रहा है, और मिस्टर दास को वही पैसा दे के 8% उनसे इंटरेस्ट ले रहा है। 5 लाख का 8% इस 40,000। तो बैंक ने कितना कमाया, 40,000 इंटरेस्ट लिया, 30,000 इंटरेस्ट दिया, 10,000 हो गया बैंक का। तो दिस इज हाउ बैंक वर्क। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने पैसे बैंक में रखते हैं, बैंक उस पैसे का जो चाहे यूज करे। जब तक मैं बैंक में पैसे रख रहा हूँ मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और जिस दिन मुझे मन करेगा मैं बैंक से जाके अपना पैसा निकाल लूंगा और बैंक को देना पड़ेगा। और सेम चीज मिस्टर दास जैसे लोग जो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन ले लिया,
अब मेरा काम जब तक हो रहा है उस पैसे से मैं बैंक को इंटरेस्ट देते रहूंगा, जिस दिन मेरा काम हो गया मुझे वापस पैसे लौटाने हैं, वो पैसे मैंने बैंक को लौटा दिया, मेरा बैंक का हिसाब खत्म। सो नाउ यू नो कि बैंक लोन क्यों देता है और बैंक अपने पास डिपॉजिट्स क्यों रखता है, ये बैंक का बिजनेस है। ठीक है, अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो यहाँ दिया है कि वाई इज इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट क्यों दे भाई, तुम्हारा पैसा यूज कर रहे हैं तो तुम्हारा पैसा लौटा भी तो रहे हैं, तुमको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए ज्यादा, नहीं इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, वो तुमको अपना पैसा क्यों दे, नहीं तो ये भी बात सही है। तो लेकिन इसके पीछे रीजंस है कि इंटरेस्ट क्यों चार्ज होता है, चलो उसका रीजंस देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यही तो पढ़ने बैठे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब बचपन में या से 10 years पहले भी आप लोग पुचका खाते हैं, हमारे यहाँ पर तो पुचका बोलते हैं, आपके यहाँ पर पानी पूरी गोलगप्पे ये सब जो चीज़ें होती है, पुचका वाला या गोलगप्पे वाले के पास जाते थे तो 2 रुपए के 4 गोलगप्पे देता था, या कोई कोई 5 भी देता था, तो 5 रुपए में मतलब 10 गोलगप्पे मिल जाते थे। तो यू कैन से 10 रुपीज के कितने हुए, 20 हुए। चलो इसको लिख के करते हैं। 10 रुपीज में 20 गोलगप्पे मुझे खाने मिलते थे। अब 10 रुपए लेके जाती हूँ ना तो 5 भी नहीं देता, 3 देता है। तो आप एक चीज देख रहे हो, 10 रुपए की वैल्यू पहले 20 गोलगप्पे थी 10 साल पहले, अब 10 रुपए की वैल्यू हो गई है 3 गोलगप्पे। तो इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी देखो पहले भी 10 रुपया था, अभी भी 10 रुपया है, लेकिन पहले 10 रुपए की वैल्यू 20 गोलगप्पे थी, बट अभी क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई ना, 10 रुपए में उतनी चीजें नहीं मिलती। पहले मतलब इट्स नॉट वेरी गुड टू से, बट पहले बेगर्स को भी आप 1 रुपी देते थे तो वो खुश हो जाते थे, अभी 1 रुपया तो ना आपके मतलब वापस फेंक के चले जाएंगे। ठीक है, तो जो पैसे की वैल्यू है ना गिर गई है, जो पहले पैसे की वैल्यू होती थी और अब जो पैसे की वैल्यू वो बहुत कम हो गई है। तो ये जो गिरना हुआ है ना, ये जो फॉल आया है, इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये फॉल को नहीं, मतलब ये जो पैसे का जो वैल्यू चेंज हो रहा है ये टाइम की वजह से हो रहा है। कुछ अलग टाइम पे पैसे की वैल्यू कुछ और, कभी और टाइम पे पैसे की वैल्यू कुछ और, तो इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलो एक रीडिंग लगा लेते हैं, क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ यूनिट, ये यूनिट होगा, ये यूनिट होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। देख लिया हमने पुचका के एग्जाम्पल से, गोलगप्पे के एग्जाम्पल से। द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल दैन इट इज टुडे। मतलब आज जो पैसे की वैल्यू होगी ना, आज से 10 साल बाद फिर उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब पहले 10 साल पहले 10 रुपए में 10 20 मिलते थे, अब 10 रुपए में 3 मिलते, 10 साल बाद 10 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा, फिर 20 रुपए में उतना मिलेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जो उस पैसे का वैल्यू है वो कम होता है, आज के दिन पे, आज सेम डे पे पैसे का वैल्यू ज्यादा होता है। इसका एक और एग्जांपल लेट मी गिव यू। डेली डेज में क्या होता है कि सपोज आपके पापा ने आपको बोला कि चलो आज मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, आज ऑफिस से आऊंगा, शाम को चलेंगे हम लोग मूवी देखने के लिए। तो खुश हो गए आप, शाम को पापा का फोन आ रहा है, बेटा आज तो नहीं होगा, काम आ गया है, बेटा अगले हफ्ते चलेंगे पक्का, मूवी के साथ एक बर्गर भी खिलाऊंगा। तो गुस्सा आता है ना कि नहीं यार ये क्या मतलब है। चलो पहले तो सपोज पापा ने बर्गर का एग्जांपल नहीं दिया, हाँ पापा बोले कि आज तो चलो बेटा मूवी होगा नहीं, मैं पक्का अगले मंडे आपको पक्का लेके चलूंगा, आज नहीं होगा बेटा, आज छोड़ दो अगले मंडे लेके चलूंगा। आपको कितना खराब लगेगा यार, आज तो लेके जा रहे थे, अब अगले मंडे अब पक्का श्योर नहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं, आज हमको जाना है, आज ले जाते तो हो जाता। तब पापा क्या बोलेंगे, ठीक है इतना ही है, तुमको इतना खराब लग रहा है तो अगले मंडे मूवी तो दिखाऊंगा, उसके साथ बर्गर भी खिलाऊंगा। हाँ चलो ये आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा अच्छा ऑफर है कि आज अगर दे रहे हो तो चलो मूवी लेके चलते हैं, अगर आज का चीज मुझे एक हफ्ता बाद दोगे तो फिर मूवी के साथ मुझे एक्स्ट्रा भी कुछ देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो जो चीज आपको आज चाहिए ना उसकी वैल्यू तो आज ही होती है।
वो चीज़ आपको फ्यूचर में मिल रही होगी तो नहीं चाहिए, वही चीज़ मुझे आज मिलोगी तो फिर आज दो, मेरे को फ्यूचर में नहीं चाहिए, फ्यूचर में आप दोगे नहीं दोगे क्या पता, और फ्यूचर में अगर दोगे तो फिर मुझे उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। तो आप देख रहे हो जिस मूवी की वैल्यू आज ज़्यादा है उस मूवी की वैल्यू अगले हफ्ते कम हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए एक बर्गर को ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ रहे हो इट्स फाइन, आगे अपने और देखेंगे, बट दिस इज द एसेंस ऑफ इट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसी को बोलते हैं। द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर, वो मूवी इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे, क्योंकि मन आज ही है देखने का। इन अदर वर्ड्स, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम विल बी लेस देन मनी रिसीव्ड टुडे। यहाँ पे अ नहीं होगा, रॉन्ग इंग्लिश। आज जो मेरे को पैसा मिल रहा है ना, आज वही पैसा अगर मुझे आप एक हफ्ते बाद दोगे तो उसकी वैल्यू मेरे लिए कम हो जाएगी। सपोज आज मुझे बहुत भूख लग रही है, पैसे दे रहे हो आप, मैं तो अभी जाके खा लूंगी ना, आप मुझे बोलोगे एक हफ्ते बाद दूंगा पैसे, तो उस एक हफ्ते बाद का तो मेरे पास वैल्यू क्या रहा, मुझे तो भूख आज लगी है ना, ठीक है। तो पैसे का, और ये तो चलो भूख की और पैसे की बात हो गई, बट पैसा एक बहुत मायने रखता है। आज आप मुझे 100 रुपये दे रहे हो, ठीक है, तो वही 100 रुपये से आई डू समथिंग, एक हफ्ते में कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे, बट वही पैसा आप मुझे एक हफ्ते बाद दोगे तो मेरा एक हफ्ता का तो टाइम लॉस हो गया ना। उस 100 रुपये को हो सकता है मैं कहीं इन्वेस्ट करती, उससे कुछ खरीदती, उससे कुछ और बनाती, 100 रुपये में मैं कोई सामान खरीदती और अगले हफ्ते उसे 200 में बेचती, तो मेरा तो अगले हफ्ते तक ऑलरेडी वो 100 रुपये 200 रुपये बन गया, बट आप मुझे एक हफ्ते बाद दोगे तो मेरा तो ये एक हफ्ता लॉस हो गया। तो इसका जो टाइम वैल्यू वो कौन देगा? दैट इज वाई मनी दैट इज वर्थ टुडे will be less valuable in future. Since money received today has more value, rational investors would prefer current receipts to future receipts. Rational investors मतलब समझदार investors, आज पैसे मिले तो आज के पैसे को ज़्यादा value करेंगे, फ्यूचर में दोगे देखा जाएगा। If they postpone their receipts, they will certainly charge some money, that is interest. मतलब मूवी आज की जगह अगले हफ्ते ले जाओगे दिखाने तो साथ में बर्गर भी लगेगा। सेम चीज, अगर कोई भी इन्वेस्टर है उसने अपने पैसे कहीं लगा रखे हैं तो इंटरेस्ट उसको आज तो मिलना ही चाहिए, बट अगर पैसे मैंने आपको आज दिया, आप आज लौटा रहे हो तो ठीक बात है। अगर अगले हफ्ते लौटाओगे, अगले हफ्ते मुझे रिसीट मिलेगा, रिसीट मतलब पैसे आना, अगर मुझे वो पैसा अगले हफ्ते मिलेगा उसके साथ मुझे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो बर्गर भी देना पड़ेगा आपको मुझे, उसके साथ आपको मुझे कुछ 10% 20% जो भी अग्रीड होगा इंटरेस्ट का रेट वो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो एक तो ये रीजन हो गया कि इंटरेस्ट क्यों मांगते हैं, और भी रीजन है। और रीजन क्या है मैम? और रीजन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जैसे मिस्टर दास जो भी हमने एग्जांपल देखा था, वो जा रहे हैं ना बैंक से लोन लेने, हो सकता है उन्होंने मिस्टर रॉय से भी हेल्प मांगा हो, तो सपोज अगर मिस्टर रॉय उनकी हेल्प कर देते तो मिस्टर रॉय बोलते ठीक है लो 5 लाख रुपए मैं अपने बैंक से निकाल के तुमको दे देता हूँ, तो बैंक से तो निकाल देंगे, बट मिस्टर रॉय का कुछ कॉस्ट है या नहीं, बताओ क्या कॉस्ट है? उनका कुछ नुकसान हो रहा है? हाँ नुकसान हो रहा है ना। क्या नुकसान हो रहा है? जो बैंक में मिस्टर रॉय ने पैसे रखे थे उस पे बैंक वाले क्या दे रहे थे उन्हें? इंटरेस्ट दे रहे थे। वही 5 लाख रुपए निकाल के मिस्टर दास को देंगे, वो इंटरेस्ट का नुकसान हुआ कि नहीं? नुकसान हो गया। तो ये मिस्टर रॉय का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो फिर कोई किसी को कुछ देगा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब सपोज बैंक का है, बैंक के पास तो पैसे रखे हुए हैं, बैंक को उस पैसे पे 30% देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट 30,000 देना पड़ रहा था, लेकिन बैंक जो है वो पैसे मिस्टर दास को देगा तो बैंक को 40,000 इंटरेस्ट मिल रहा था, तो इस रीजन से बैंक ने दे दिया। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब द लेंडर हैज अ चॉइस बिटवीन यूजिंग हिज मनी इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब मेरे पास तो पैसे हैं, आपको मेरे से पैसे चाहिए, तो मैं तो उस पैसे का और भी तो कोई यूज कर सकती हूँ ना। मैं जो अपने पैसे आपको दे रही हूँ और उसको कोई और चीज में नहीं यूज कर रही हूँ, वो है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ ही चूजेस वन ही फोगोज द रिटर्न फ्रॉम ऑल अदर्स। मैं आपको अपने पैसे दे रही हूँ तो मैं एटलीस्ट वो पैसे को और कहीं जगह इन्वेस्ट कर सकती थी, वो तो नहीं कर पा रही हूँ ना, तो वहां से जो मुझे रिटर्न मिलता, वहां से जो मुझे और कमाई मिलती, वो आपको देने की वजह से नहीं मिल रही है, तो इसीलिए वो मैं आपको दूँ तो आप मुझे कोई इंटरेस्ट दे दो, मेरा जो वहां से कमाया था वो आप दे दो मुझे, तो मैं आपको दे देती हूँ, मेरे लिए तो एक ही बात हो जाएगी, आपका काम भी पूरा हो जाएगा और मैं कहीं और से जो कमाती वो मैं आपसे कमा लूंगी। इन अदर वर्ड्स, लेंडिंग इनकर्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स यूजेस ऑफ लेंट मनी। ऑब्वियसली मनी का तो यार कितना यूज नहीं, क्या यूज नहीं है मनी से, ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता, तो मैं आपको दूंगी, इससे अच्छा मैं किसी और को दूंगी, इससे अच्छा आपको दूंगी, जो मैं वहां से कमाती हूँ आप मुझे दे दो, तो वही चीज इंटरेस्ट हो गया।
नेक्स्ट नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जो हमने गोलगप्पे का एग्जाम्पल लिया, महंगाई कितनी बढ़ रही है, जो 10 रुपए में पहले सामान आता था वो 10 रुपए में नहीं आता है, तो इन्फ्लेशन तो हो गया ना। अब आपने सपोज मुझसे 1 साल का लोन ले लिया, ठीक है, 5 लाख रुपए मैंने आपको लोन दे दिए 1 साल के लिए, तो आप तो मुझसे अभी 5 लाख रुपए का लोन ले गए, आप 5 लाख रुपए से जो आज खरीद सकते हो, 1 साल बाद आप मुझे वो 5 लाख रुपए दोगे ना, तो मैं उतना सामान नहीं खरीद पाऊंगी जो आज मैं खरीद सकती हूँ। समझ रहे हो आप, महंगाई तो हो गई है ना। आज अगर 10 रुपए किलो कुछ चीज मिलता है, 5 लाख रुपए जब मैं आज आपको दे रही हूँ तब, और वही चीज मैं 1 साल बाद खरीदने जाऊं तो वो 10 रुपए मुझे नहीं मिलेगा, वो मुझे 15 रुपए में 20 रुपए में मिलेगा, तो वो तो मेरा लॉस हो गया ना। तो इसीलिए मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगी कि चलो 10 रुपए की चीज आज थी, आप मुझे 1 साल बाद वो चीज पैसे वापस करो, तो आप मुझे एक्स्ट्रा भी दे रहे हो, तो मैं एक्स्ट्रा से वो महंगाई अपना कवर अप कर लूंगी। मोस्ट इकोनॉमीज जनरली एग्जिबिट इन्फ्लेशन। अपना इंडियन इकोनॉमी तो इट डेफिनेटली एग्जिबिट्स इन्फ्लेशन। महंगाई अपने इकोनॉमी में हमेशा ही चलती है। इन्फ्लेशन का चैप्टर इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ना। इन्फ्लेशन इज अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मैम परचेजिंग पावर ऑफ मनी मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने, मनी जितना खरीद सकता है, 10 रुपए से जो चीज खरीदी जा सकती है वो कुछ साल बाद कम हो जाएगी, कुछ टाइम बाद कम हो जाएगी, उस 10 रुपए से उतना सामान नहीं खरीदा जाएगा जो कुछ टाइम पहले खरीदा जाता था। तो दिस इज द फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। ये फॉल हमने अभी देखा ना यहाँ पर, ये 10 रुपए का फॉल हुआ ना यहाँ, 10 रुपए का पहले इतना वैल्यू था, कुछ टाइम बाद 10 रुपए का वैल्यू इतना हो गया, तो फॉल हुआ ना। तो दिस इज द फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसका ऊपर ज्यादा आप अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ोगे। ड्यू टू इन्फ्लेशन अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी buys fewer goods in the future than it will now, ये हमने देख लिया। The borrower needs to compensate the lender for this। जो borrower हो, अगर आप borrower हो, मैं lender हूँ, तो आपको मुझे उसका तो compensation देना पड़ेगा। वो compensation किस रूप में होगा, वो compensation interest के रूप में होगा। और भी एक दो फैक्टर्स है, देख लेते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब मैं आपको अपने पैसे क्यों दूं, मेरे पास तो एटलीस्ट पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए, कभी भी कोई काम आ गया तो मेरे को तो कैश चाहिए ना मेरे पास, कभी भी कोई काम आ गया तो मैं उससे यूज कर लूं। आपको दे दूं और आप लेके भाग जाओ तो मेरा तो हो गया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जीरो हो जाएगा। मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज इन मेरा तो कैश जीरो हो जाएगा ना। मैं आपके पीछे फिर लगूं 1 महीना 2 महीना लगूं, भाई पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, मुझे तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। तो इसीलिए ठीक है, चलो 5 लाख रुपए आपको दे रही हूँ, उसके बदले इंटरेस्ट भी दोगे तो फिर भी वो एक्स्ट्रा मेहनत मैं आपके लिए कर लूंगी, ठीक है। इसलिए आप देखोगे ना, लोग जैसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है, तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लोग पैसे ज़्यादा नहीं लगाना चाहते। क्या होता है ना, अब वो बिल्डिंग 5 साल 10 साल बाद बनेगी, आपने मुझसे पैसे ले लिए कि दे दो इसमें मस्त फ्लैट बना के तुमको दूंगा। 5 साल 10 साल के भरोसे मेरा तो 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया फंस गया ना वहाँ। चलो मैंने 50 लाख रुपए उधर लगा दिए कि मुझे 1 करोड़ का फ्लैट मिलेगा, 50 लाख रुपए अभी अगर दे दूँ, कुछ साल बाद मुझे 1 करोड़ का फ्लैट देगा वो। लेकिन 50 लाख रुपए लगा दूँ, 10 साल बाद फ्लैट मिलेगा, बीच में कुछ काम आ गया तो ले भी नहीं पाएंगे। तो ये होता है लिक्विडिटी का इश्यूज। मेरे पास पैसा होता मैं कहीं और लगा देता, कभी तुरंत इमरजेंसी आ जाएगी वहां लगा दूंगा। तो लिक्विडिटी लोगों को रखने का मन होता है। मेरा वही है, लिक्विडिटी नहीं रख रहे हैं, तुमको दे रहे हैं तो उसके बदले तुम मेरे को इंटरेस्ट दो। 50 लाख रुपए अभी दे रही हूँ, 1 करोड़ का फ्लैट दोगे तो चलो 50 लाख मेरा सरप्लस है, इसी बोल के थोड़ा लालच से दे रही हूँ। सो पीपल प्रेफर टू हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ फॉर्म दैट कैन इमीडिएटली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कि उसको कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है, लिक्विड कैश, जैसे लिक्विड कैश होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी फास्ट rather than a form that takes time or money to realize। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर अभी क्या है, मेरे पैसे लेके भाग गए तो क्या करूंगी, इंटरेस्ट तो हो गया, इंटरेस्ट भी तो कुछ चाहिए, 5 लाख रुपए दे दिए लेके भाग गए। चलो ये भी है कि 5 लाख रुपए दे रही हूँ, 5.5 लाख रुपए ये देगा, चलो हो सकता है नहीं भी भागे, बॉन्ड वॉन्ड साइन करा लेंगे, तो उस 50,000 रुपए के लालच में मैं आपको दे दूंगी। तो ये सब रीजन है। देखो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट द बोरोवर विल गो बैंकरप्ट। अब आप इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, पैसे नहीं है, 0 रुपीज है मेरे पास, क्या करोगे, सो आप डिफॉल्ट कर दोगे लोन पे। डिफॉल्ट मतलब आप लोन नहीं वापस करोगे। तो रिस्क इज अ डिटर्मिनेबल फैक्टर इन अ फिक्सिंग ऑफ इंटरेस्ट। ये काटेंगे, हाँ रिस्क वाला पार्ट काटेंगे, अदरवाइज डिफॉल्ट कर दोगे लोन पे, ये सब हो गया। ये लास्ट लाइन वाला काट देना खाली। हाँ रिस्क जो है ना,
उससे भी जो फिक्सिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उससे होता है। सपोज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, आप एकदम मेरे क्लोज फ्रेंड हो, और जैसे कि मिस्टर दास मिस्टर रॉय के एकदम क्लोज फ्रेंड है, साथ में ऑफिस में काम करते हैं, तो वो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। इन केस इंटरेस्ट लिया भी तो बोलेगा ठीक है चल तुम 5% इंटरेस्ट देते ना, अपने सेटल कर लेंगे, क्योंकि वो जानता है वो पैसे दे देगा, उसका फ्रेंड है, उसका घर वर जानता है वो। अब वो सपोज कोई स्ट्रेंजर आ जाता है, मिस्टर दास का कोई फ्रेंड आ जाता है, ये भी मेरा फ्रेंड है, थोड़ा अपना पैसा इसको भी दे दे, तो उसको थोड़ी ना जानता हूँ यार, तो देख तेरे को लोन दूंगा तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, मैं रिस्क ले रहा हूँ तुमको लोन देने में, पता नहीं लेके भाग जाओ, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लूंगा, इसको तो 5% लिया है, तुमसे 15% लूंगा। तो दैट इज़ वाई रिस्क इज अ डिटर्मिनेबल फैक्टर इन फिक्सिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करने में रिस्क बहुत बड़ा हाथ होता है रिस्क का। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप बैंक में जाते हो ना लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले आपका सारा इनकम वगैरह सब कुछ देखते हैं कि आपका क्या इनकम है नहीं है। अगर आपका इनकम कम भी होता है ना, लोन मिल जाते हैं, बट फिर इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनको रिस्क है भाई, आप पैसे लेके भाग जाओगे तो, और आप पैसे नहीं रिटर्न कर पाए तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। तो आपके इनकम पे, आपका आपका देने की क्षमता पे इंटरेस्ट फैक्टर फिक्स किया जाता है। अ लेंडर जनरली चार्जेस मोर इंटरेस्ट रिस्क प्रीमियम फॉर टेकिंग मोर रिस्क। ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है मतलब रिस्क प्रीमियम ले रहा है वो फॉर टेकिंग मोर रिस्क। आई थिंक वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्यों लेते हैं बैंक्स वैंक सब अच्छे से हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलो, इंटरेस्ट तो आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो सिंपल है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ लिखा है इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब बहुत ईजी है, समझ लिया हमने अच्छे से। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोअर फॉर द यूज ऑफ अ लेंडर्स मनी। और इन्होंने फिर वही एग्जाम्पल दिया, आई एम नॉट रिपीटिंग द एग्जाम्पल, आपको इंटरेस्ट समझ में आ चुका है।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो इनिशियल पैसा आपने बैंक से लिया था, या आपने जो भी लोन लिया, आपने मुझसे लिया, मिस्टर दास से, मिस्टर रॉय से लिया, जो इनिशियल पैसा 5 लाख रुपए लिया ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो एक मिनिमम अमाउंट स्टार्टिंग में जो आपने लिया है उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंडिंग और बोरोइंग। इनिशियली जो आपने पैसे लिए थे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो आपको लास्ट में क्या देना पड़ता है? प्रिंसिपल आपको लौटाना पड़ता है, उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी लौटाना पड़ता है। सपोज यू बोरो 50,000 फ्रॉम अ पर्सन फॉर 1 ईयर, तो 50,000 इन दिस एग्जाम्पल इज प्रिंसिपल। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 5 लाख रुपए प्रिंसिपल था। आप जितना बोरो कर रहे हो वो आपका प्रिंसिपल है, या फिर आप जितना लेंड कर रहे हो, ऑब्वियसली आप बोरो कर रहे हो तो कोई आपको लेंड भी कर रहा है, तो उसके लिए भी वो प्रिंसिपल है। सपोज यू आर डिपॉजिटिंग 20,000 इन योर बैंक अकाउंट फॉर 1 ईयर। मिस्टर रॉय ने भी 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे बैंक में, तो उनके लिए 5 लाख रुपए प्रिंसिपल। इस एग्जाम्पल में जो बुक में लिखा है 20,000, इस एग्जाम्पल में 20,000 प्रिंसिपल है, तो इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इंटरेस्ट कितना लगाया जाएगा वो पता चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कितना परसेंट लगाया जाएगा। सो द रेट एट विच इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर अ डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का जो रेट है वो किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है। वो कब तक लगता है? वो टाइम स्पेसिफाई होगा कि आपका प्रिंसिपल जो है, आपका जो अमाउंट है इनिशियल बोरोइंग जो है, वो कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए, कितने मंथ्स के लिए, कितने डेज के लिए यूज किया जाएगा, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। जनरली ऑन अ ईयरली बेसिस होता है, आगे हम देखेंगे मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, ये सब भी होता है। उसका कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे। सपोज यू इन्वेस्ट 20,000 in your bank account for 1 year with the interest rate of 5% per annum. It means you would earn 5 rupees as interest. ये हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आप समझ चुके हो कि 20,000 अगर आपने बैंक से लोन लिया 20,000 और 5% इंटरेस्ट आपको देना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? 20,000 का 5%, ये तो आपने परसेंटेज चैप्टर में किया है। हर साल के लिए जो टर्म है वो है पर एनम। पर एनम मीन्स फॉर अ ईयर। तो इसका मतलब सपोज यू इन्वेस्ट ₹20,000 इन योर बैंक अकाउंट, तो ये प्रिंसिपल हो गया जो इनिशियल बोरोइंग या इनिशियल लेंडिंग है, फॉर 1 ईयर। 1 ईयर मतलब टाइम, कितने साल के लिए ले रहे हैं? 1 साल के लिए ले रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है? हर साल के लिए। अगर आप सपोज 1 साल में पेमेंट नहीं करते तो अगले साल फिर आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5% पर एनम, पर ईयर 5% करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जिस साल हम लोन वापस करें उस साल 20,000 पूरा का पूरा एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। फाइन, वी आर ओके विद प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम, अक्यूमुलेटेड अमाउंट और बैलेंस। अरे ये एक बड़ा बड़ा टर्म्स है। अक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा? 20,000 रुपए। चलो ये एग्जांपल कर लेते हैं। 20,000 रुपए मैंने बैंक से लोन लिए थे, 5% के लिए लिए थे, 5% मुझे देना पड़ेगा 100 रुपया, और एक्स्ट्रा सपोज मैंने एक्स्ट्रा और साल के लिए नहीं रखा, 1 साल में 100 रुपये इंटरेस्ट भी दे दिया। नेक्स्ट अपने आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मैंने बता दिया क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो प्रिंसिपल के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो कौन बताएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो दे दिया जाएगा या आपको बोलेगा निकालने के लिए। दैट्स वेरी सिंपल। प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल जाता है। तो द रेट एट विच इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर अ डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम, ये हमें पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो कितना टाइम के लिए हो रहा है। वो पर ईयर हो रहा है, पर 2 ईयर हो रहा है, पर 3 ईयर हो रहा है, पर डे हो रहा है, कैसे हो रहा है? जनरली पर ईयर ही लेते हैं। फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन अ ईयरली बेसिस इज नोन टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. Rate of interest is usually expressed in as percentage, 5%, 10%, 15%, कितना परसेंट इंटरेस्ट? परसेंट का मतलब you know very well, 5% है तो that means 5/100 of suppose 10,000 मैंने लोन लिया था तो 10,000 that is 500. तो 10,000 मेरा लोन अमाउंट है जो प्रिंसिपल है, 500 मेरा इंटरेस्ट है। 500 मैंने कैसे कैलकुलेट किया? 5% की हेल्प से, तो दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एग्जाम्पल दिया है। और एक पर एनम, हमेशा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जब दिया होगा तो खाली 5% नहीं लिखा होगा, 5% पर एनम। नहीं तो कैसे समझ में आएगा
कि 5% तुम एक दिन का चार्ज करोगे, 2 दिन का, कि 1 साल का। सपोज मैंने आपको बोला कि 1 लाख रुपए आप मुझसे लोन ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 5% करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपने सोचा चलो 5% दे दूंगा, 10 साल में दूंगा, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर 5% कैलकुलेट करके 1 साल में दे दूंगा। अरे यार 10 साल में दे दूंगा। मैंने बताया था कि 10 साल, मैंने तो पर डे का 5% बोला था, पर डे का 5% एक्स्ट्रा लूंगी। तो आप लोग पागल है क्या? 1 लाख रुपए पे 5% डेली डेली दूंगा तो 1 लाख रुपए तो ऊपर ही हो जाएगा, उससे ऊपर तो मेरा 1 महीने का रेंट ही हो जाएगा, 1 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो 5% है ये मुझे कैसे देना है। तो ये 5% मुझे पर एनम देना है। पर एनम मतलब फॉर अ ईयर, पर ईयर देना है। तो जनरली अपने जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो पर ईयर बेसिस पे ही करते हैं। ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं है कि डेली डेली का इतना दे देगा या 2 महीने का इतना देगा। और ऐसे जनरली सबको पता होना चाहिए कि पर ईयर के बेसिस पे होता है। तो कंसिस्टेंटली पर ईयर के बेसिस पे ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डन। नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड अमाउंट और बैलेंस। अरे बड़ा टर्म है, इसका मतलब सिंपली यही है कि लास्ट में कितने रुपए देने हैं। 5 लाख रुपए का लोन है और उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो टोटल कितना देना पड़ेगा मिस्टर दास को बैंक को? 5 लाख रुपए, चलो कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख रुपए मेरा हो गया प्रिंसिपल। इंटरेस्ट रेट कितना बताया मैम आपने? आपने बताया 10%। कैलकुलेट करो, 10% ऑफ 5 लाख रुपीज, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000। तो मिस्टर दास को 50,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने हैं और 5 लाख रुपए तो देने ही है। टोटल कितने देने हैं? 5,50,000। तो दिस इज दिस अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ बैलेंस, टोटल वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। बैंक के लिए 5 लाख रुपए जो आपको दे रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है आपके ऊपर, और आपसे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो बैंक के लिए जो टोटल अमाउंट आपसे जो मुझे मिला 5 लाख के बदले वो था 5.5 लाख। तो अक्यूमुलेटेड अमाउंट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इट इज द सम टोटल ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अर्न। वेरी सिंपल। इसका फॉर्मूला होता है ए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपली तो यही होता है ना यार, कि जितना रुपया लिया था उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट दिया, टोटल मिला के कितना दिया। तो ये एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ लेना। अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस। अक्यूमुलेटेड अमाउंट बोल सकते हो, बैलेंस बोल सकते हो, और सिंपली अमाउंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैम दोनों का क्या डिफरेंस है समझेंगे हम लोग। इंटरेस्ट अक्रूज एज ईदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। वील डिस्कस, चलो डिस्कस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं दो टाइप के इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सिंपल इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कर लिया। जो ऊपर से हमने इतना कहानी किया ना, इतना स्टोरीज, इतना एक्सप्लेनेशंस, उसमें सिंपल इंटरेस्ट कवर्ड है। उसी को ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज व्हाई इट्स सो सिंपल। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड on ₹2,000 at 6% simple interest for 2 years। इसका मतलब कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कितने रुपए के ऊपर? 2,000 रुपए के ऊपर। एट कितना इंटरेस्ट, कितना परसेंट? 6%। फॉर कितना ईयर्स? 2 years। तो मैम अभी तो हमने सीखा था कि इनिशियल बोरोइंग या इनिशियल लेंडिंग, जो सबसे पहला जो अमाउंट लिया गया है या दिया गया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे प्रिंसिपल बता दिया 2,000। ये क्या है? अभी हमने सीखा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा मैम अभी आपने बोला था कि 6% पर एनम दिया होगा, इसमें तो नहीं दिया है। कोई बात नहीं, इसमें 6% सिंपल इंटरेस्ट दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही होता है पर ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जब लिखा हो तो इसको लेके घबराना मत। 6% दिया है मतलब 6% पर ईयर ही दिया है, अगर सिंपल इंटरेस्ट मेंशन है तो। फॉर कितना साल? फॉर 2 साल। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। यानी 2,000 रुपए किसी को लोन दिए गए हैं, 6% मांगा गया है इंटरेस्ट हर साल के लिए, और वो कितना साल में पैसे देगा? 2 साल में। तो आप मुझे एकदम कॉमन सेंस से ये बताओ कि हम लोग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो कितने साल के लिए करेंगे? 1 साल तो देगा ही, और वो पैसे कितना साल में देगा? वो दूसरे साल में पैसे देगा, तो दूसरे साल को भी इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करो। बिना इसका बुक का सोल्यूशन दिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,000
पे 6% आएगा, पहले साल पे कितना हुआ 120 रुपीज। दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में वापस 2000, क्योंकि वो तो रुपये अभी तक लौटाया नहीं ना, तो 2 साल बाद लौटाएगा, पहले ही बता दिया क्वेश्चन में। 6% वापस आएंगे 120 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट वो कितना देगा 240। तो 2000 रुपये के ऊपर 240 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा। तो टोटल कितना देगा 2240, 2240 रुपीज। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में खाली इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो इंटरेस्ट हमने बता दिया 240 रुपीज देगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है टोटल अमाउंट बताओ, क्यूमुलेटेड अमाउंट बताओ, बैलेंस बताओ, तो हमने तो उतना भी कैलकुलेट कर लिया, 2240 रुपीज टोटल देगा। तो देखो बहुत सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। चलो फॉर्मूला भी इन्होंने बना रखा है, तो जब कॉमन सेंस लगा ही चुके तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग फॉर्मूलाज। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT, पिट। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जब कैलकुलेशन करेंगे, P मतलब प्रिंसिपल, जैसे 2000 होता है प्रिंसिपल ये वाले क्वेश्चन में, I यानी इंटरेस्ट का रेट। इंटरेस्ट का रेट कितना था, चलो देखते हैं इंटरेस्ट का रेट 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो 6% का मतलब ये नहीं है कि हाँ 6 लिख के आप टाइम का 2 years लिख दोगे, नहीं, 6% है ना, परसेंट का मतलब ही होता है एनीथिंग बाय 100। तो 6% है नहीं, 6/100। तो यहाँ पर आप 6% भी लिख सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करने से क्या है, इजी भी रहता है। इजी नहीं, इजी तो देखो ऐसे ज्यादा रहता है कि चलो फटाक से ऐसे कर लिया, बट इजी कब रहेगा जब हम लोग और फॉर्मूलाज ये सब पुट करेंगे। तो आप क्या करो, जब आपको पता है कि 6% है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो 6/100, विच इज 6/100 विच इज 0.06। तो आप ये भी कर सकते हो कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो इसको, तो आप 2000 इंटू 0.06 इंटू 2, आप ये भी कर सकते हो। ये भी मेथड करेक्ट है, ये भी मेथड करेक्ट है, बस करना है। इंटू 6 इंटू 2 करके नहीं छोड़ोगे। देखो आपका जो मैथ्स का पेपर है दैट्स MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपका जो आंसर्स रहेगा ना, जो 4 ऑप्शंस रहेंगे वो बहुत इजी नहीं रहेंगे। वो लोग क्या करेंगे ना, आपको जानबूझ के ऐसा आंसर देंगे जो आपका गलत आंसर से निकला हो। जैसे क्या होगा कि सपोज आपने 2000 इंटू 6 इंटू 2 कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आपका ये ऐसा, इसका जो आंसर आएगा ना, इसका क्या आंसर आएगा, 6 2 इज 12, 2 4 24,000। तो 2000 रुपए के ऊपर 24,000 इंटरेस्ट थोड़ी ना देंगे, प्रिंसिपल से ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी ना देंगे 2 साल के लिए। तो 24,000 भी हो सकता है आपके MCQ के आंसर में मेंशन हो। तो आप क्या करोगे, हड़बड़ी में करोगे, देखिए अरे वाह आंसर है, चलो टिक कर दिया, आंसर राइट हो जाएगा मेरा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखोगे, ये सब छोटी छोटी चीजें आप लिख लो। जब भी आप नोट्स बनाओगे ना, जब आप जैसे अभी लेक्चर्स देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो एक शीट बना लो अलग से, ठीक है, उसको लिखो मिस्टेक शीट या फिर वार्निंग शीट, अलर्ट शीट, कुछ भी इस तरीके का एक नाम दे दो, ठीक है। एक शीट बना लो, एंड जो भी मैं चीज ऐसी छोटी छोटी बारीक चीज बोल रही हूँ उसको लिख लो, ताकि एग्जाम टाइम पे इसको रिवाइज करोगे कि डोंट फॉरगेट टू सी पर एनम, डोंट फॉरगेट टू चेंज दिस 6% टू 6/100 और 0.06। ये सब चीज खुद से लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगी, कभी कभी बता दूंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। इंटरेस्ट ऐसे तो अभी हमने कैलकुलेट किया, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, 2000 इंटू 6/100 फर्स्ट ईयर के लिए निकाला, फिर 2000 इंटू 6/100 सेकेंड ईयर के लिए निकाला। एक ही बार दो चीज किया, इससे अच्छा हम पहली बार में इसको 2 साल कर देते हैं, तो हमारा काम और इजी हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आएगा जो मैंने किया है। 2 + 2 + 2, 3 बार 6 आने से अच्छा 2 इंटू 3 कर दो ना, तो वो भी तो 6 आएगा। वही हमने यहाँ किया, पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सेकंड टाइम के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, उससे अच्छा हम इंटू, उसको दोनों को ऐड करेंगे, इससे अच्छा इंटू 2 यहीं पर कर देते हैं। तो इसी तरीके से फॉर्मूला आता है पिट, दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, that is principal, into interest rate into time.
तो इंटरेस्ट ऐसे आ गया। और हमने बहुत सिंपली सीखा था कि अक्यूमुलेटेड अमाउंट या बैलेंस क्या होता है, प्रिंसिपल दैट इज द इनिशियल लेंडिंग और बोरोइंग, जो हमने सबसे पहले बोरो या लेंड किया है, प्लस उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट दिया है, वही तो टोटल मैं आपको ला के दूंगी। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फिर से एक देख लेते हैं इसको, डोंट गेट इरिटेटेड। A is accumulated amount, final value of investment amount. P is principal, initial value of investment. Principal में interest जुड़ता है तो वो amount बन जाता है. That is why principal is initial. Initial में interest add हुआ तो बना final, that is accumulated amount. I is annual rate in decimal, decimal या by 100 भी कर सकते हो. Capital I is the amount of interest. So don't get confused and don't do this mistake. I बड़ा I होता है आपका simple interest, छोटा I होता है rate of interest. एक चीज आप बताओगे, इन दोनों में से कौन सा परसेंटेज के टर्म्स में होता है और कौन सा रुपीस के टर्म्स में होता है? टेल मी दिस फास्ट। क्या, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंटरेस्ट परसेंटेज के टर्म्स में होता है, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज होता है। नेक्स्ट, टाइम, टाइम इन इयर्स, इसी से तो पता चलेगा कितने साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो, आई थिंक नाउ यू हैव डन। अब मैम ये अलग से क्या आपने छोड़ दिया? अरे ये छोड़ा नहीं है, ये तो सिंपल है। देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमें पता है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर अमाउंट जोड़ देंगे उसमें, या फिर हम लोग प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग से बिना कैलकुलेट किए, प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में दिया है और इंटरेस्ट निकालने के बजाय डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कैसे? प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की जगह रखेंगे और इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, पिट। तो P प्लस पी आई टी, पिट। दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, P कॉमन आ गया, बाहर ब्रैकेट खोलेंगे, 1, P1 जाइज P तो 1, प्लस यहाँ P बाहर आ चुका तो क्या बचा, I बचा, T बचा। तो ये आ गया हमारा नया फॉर्मूला। तो अमाउंट का ये फॉर्मूला भी है, बट आई थिंक दिस इज इवन सिंपल। आपको जो इजी लगे आप वो करो। एग्जाम में आपका मेथड नहीं देख रहा है कोई, दैट डजंट मीन आप रॉन्ग मेथड करो, बट आप दोनों मेथड से कोई भी मेथड कर सकते हो। आप पहले इंटरेस्ट निकाल के फिर प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हो। अच्छा, ये चीज भी देखो बहुत सिंपल है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा? अगर सपोज मुझे अमाउंट दे दे और प्रिंसिपल दे दे तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इधर आ जाएगा, अमाउंट इधर चला जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा A इज माइनस P। P इधर जाएगा ना, माइनस साइन हो जाएगा। तो ये सब तो आपको आता होगा यार, ये तो आपने बचपन में किया है। चलो, फर्स्ट सम तो हमने कर लिया, सेकंड सम आप करोगे, मैं आपके साथ करूंगी। चलो, सानिया डिपॉजिटेड ₹50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years। कोई भी XYZ बैंक में किया होगा। तो देखते ही सबसे पहले बताओ प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल है 50,000 विथ इंटरेस्ट रेट 5.5% पर एनम। ठीक है, कोई बात नहीं है, 5.5% हो ही सकता है। तो हमें हमारा इंटरेस्ट भी मिल गया, इंटरेस्ट रेट, या चलो हम लोग अब्रीविएशन यूज करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, स्मॉल आई। हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न? तो हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? पिट, PIT, पिट। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मिल गया। I चाहिए, इंटरेस्ट रेट मिल गया। टाइम कहाँ गया? इन द बैंक फॉर 2 years। मिल गया हमें 2 years, दैट इज टाइम। तो पिट है, निकाल लेंगे, फटाफट निकाल के देखो। डोंट लुक एट द सोल्यूशन, सोल्यूशन अब कुछ करना ही नहीं है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT, P इंटू आई इंटू टी करना है। फटाफट निकाल के बताओ। $50,000 इंटू आई कितना था? 5.5%। 5.5 इंटू 2 साल के लिए 2। मैंने ठीक लिखा है? आपने ये लिखा है? अगर आपने ये लिखा है और कैलकुलेट किया तो आप गलत हो। 5.5% तो बाय 100 होगा ना,
बाय 100 भी कर सकते हो या फिर इसको आप 0.00055 भी लिख सकते हो डेसिमल में, बट ये ज़्यादा कैलकुलेशन में ईजी है क्योंकि ये 0 0 हम लोग काट पाते हैं इधर। आंसर बताओ। आंसर आएगा 5500। आ गया 5500 रुपीज़ लगा देंगे। आंसर देख लेते हैं। सेम ही चीज़ तो किया है, इसमें इतना घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। 5500। चलो आप लोग मुझे ये बताओगे कि अक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या है। अक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाल के बताओ। अक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 50,000, इंटरेस्ट कितना है 5500, टोटल कितना आया 55500। ठीक है, तो आपको अब इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों ही निकालना आ गया है। तो बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन किया कि मैम कैलकुलेटर्स अलाउड है क्या। यस, कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जाम। मैम कौन से कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हैं 11 12 में, तो वही कहता नहीं। सीए एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ओनली सिंपल कैलकुलेटर्स आर अलाउड, ओनली सिंपल कैलकुलेटर्स। Example 3. In example 2, what will be the final value of investment? अरे ये तो हमने अभी निकाल ही दिया, तो हमने बहुत अच्छा किया, हमने तो पहले ही निकाल दिया। देखो तो आंसर इन लोगों का क्या है 55,000 5500। इन्होंने वही किया, प्रिंसिपल निकाला, दिया हुआ ही था 5500 हमने निकाला, उससे इन्होंने आंसर निकाला। अभी देखो हम लोग ने जो अभी ऊपर में फॉर्मूला देखा था ना, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1+IT, इन्होंने उससे भी निकाल के दिखा दिया, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो डोंट गो फॉर द वेरी लॉन्ग मेथड, छोटा सा इंटरेस्ट निकालो और अमाउंट को बना लो, प्रिंसिपल को ऐड कर लो, या सिमिलरली ये भी कर सकते हो। वैसे देखो ये प्रोसेस कोई बहुत अलग नहीं है, इस पार्ट में इंटरेस्ट निकाला जाता है और इस पार्ट में एक तरीके से वो ऐड हो जाता है अपने आप। कर लेते हैं ये वाला भी हम लोग, क्यों छोड़े। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+IT, मतलब प्रिंसिपल दैट इज P into 1 is P plus PIT that is interest। तो 50,000 ब्रैकेट 1 प्लस I कितना है, जल्दी बताओ I कितना है 5.5 इंटू T कितना है 2 बाई 100। यहाँ भी होगा, कहीं भी होगा मैम, यहाँ भी होगा, हाँ 5.5% है ना, कहीं भी लिखोगे बाई 100 होगा ही होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 5.5 इंटू 2 इज 11 बाई 100। इसको आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे, 50,000 इंटू 100 प्लस 11 इज 111 बाई 100। इसका आपका आंसर आएगा 55,500। तो एक ही बात है, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो या हमने पहले जैसे किया वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, सचिन डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 years। प्रिंसिपल दे दिया है, 2 years टाइम दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट भी दे दिया 6%। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। ये हम लोग नहीं कर रहे, हमने बहुत ऐसा सम्स कर लिया है। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट निकालोगे PIT पिट, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम, इंटरेस्ट रेट में बाय 100 होगा। हाउ मच विल बी द फाइनल डिपॉजिट, जो इंटरेस्ट आप निकालोगे उसमें ऐड कर दोगे प्रिंसिपल को। तो ये हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट if the amount owed after 6 months is 1050, borrowed amount being 1000। अरे ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही अलग। अभी तक तो बोल रहे थे इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल इतना है, टाइम इतना है, रेट इतना है। इसमें इंटरेस्ट निकालने नहीं बोला है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है। ठीक है, बहुत इजी है। अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज इतना, प्रिंसिपल क्या है 1050। फटाफट बताओ पूरे सम में प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो फर्स्ट टाइम बोरो या लेंड किया जाता है, इनिशियल बोरिंग जो है, सबसे पहले जो हम लोग इनिशियली बोरो करते हैं, बाद में ऐड इंटरेस्ट करके उसका जो फाइनल वैल्यू बनता है वो अमाउंट होता है। तो इस सम में प्रिंसिपल क्या है और इस सम में अमाउंट क्या है। इस सम में प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000। पहले बोरो क्या किया गया है 1000, तो प्रिंसिपल क्या होगा 1000। नेक्स्ट,
अमाउंट भी दिया यार, हमेशा तो अमाउंट बोलते हैं कैलकुलेट करने, इस बार अमाउंट दे दिया, वाह अच्छी बात है, अमाउंट दे दिया 1050, मतलब 1000 रुपया इनिशियल था, फाइनल वैल्यू क्या बना उसका 1050। तो अब कौन बताएगा कि इंटरेस्ट कितना है? अब इंटरेस्ट पीआईटी पिट में इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो पी तो है, आई तो है ही नहीं, रेट तो निकालने बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आई होता है, और टी में तो चलो टी दिया है, लेकिन बिना आई के कैसे निकालेंगे? अरे इनिशियल वैल्यू है 1000, इनिशियल जो बोरिंग था 1000 था, फाइनली अमाउंट कितना देना पड़ा 1050, तो इंटरेस्ट तो आ गया ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1050 माइनस 1000। ये तो मेंटली करेंगे, ये सब चीज लिख के नहीं करेंगे, ये सब चीज मैं अभी लिख के दिखा रही हूँ, बट जब एग्जाम में करेंगे तो हम लोग मेंटली करेंगे। 1050 माइनस 1000 कितना 50, बिना कैलकुलेशन के मेंटली 50 रुपया इंटरेस्ट आ गया। तो ये तो हम लोग मेंटली कर लेंगे कि इंटरेस्ट इज 50। अभी क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, चलो कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमारा 50 आ गया हमारे पास। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पीआईटी पिट, तो इंटरेस्ट कितना है 50, इंटरेस्ट की जगह 50 लिख देंगे, इज इक्वल टू पी कितना है 1000, आई निकालने बोला है तो आई को आई रहने देते हैं, टाइम कितना है 6 महीना, 6 महीना, हम लोग तो टाइम हमेशा ईयरली लेते हैं, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट होता है ना, ये हमेशा ईयरली के लिए निकलता है, तो कभी भी ये 6 मंथ्स को 6 नहीं लिखोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन अपने आप को समझ लेगा कि ये 6 years है। 6 months is how many years? Who will tell me? 6 months is 6 by 12 years or 0.5 years or half year. So what you can write here is 50 is equal to 1000 into I into 6 by 12 भी लिख सकते हो, into 1 by 2 भी लिख सकते हो क्योंकि वो यहाँ पर कट के 1 by 2 होगा, या into 0.5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 by 2 हो गया, चलो आई को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, आई इज इक्वल टू 50 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, कैंसिल्स कर लो, 1 by 10, राइट। तो 1 by 10% नहीं, परसेंट हमेशा इंटरेस्ट तो परसेंटेज टर्म्स में होता है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, कोई भी चीज को जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, जब परसेंटेज से नीचे लाते हैं तो इसे 10% है, उसको फ्रैक्शन टर्म्स में करना होता है तो 10 by 100 करते हैं, 1 by 10 को हम लोग को फ्रैक्शन को इसको अब परसेंटेज टर्म्स में करना है तो इंटू 100 करेंगे, दिस इज 10%। तो हमारा आंसर आ गया है 10%। मैम इन लोगों ने कैसे किया एक बार देख ले, इन लोगों ने ये बड़े वाले फॉर्मूला से किया है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी आई टी, इससे भी कर सकते हो, बट बिलीव में हम लोग के पास टाइम कम रहेगा एग्जाम में, मेंटली जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे, इंटरेस्ट अपने आप से 50 रुपये मेंटली कैलकुलेट कर लिया और इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया 10%। चलो नेक्स्ट सम पढ़ लेते हैं। राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000 in a bank at the rate of 6.5% per annum simple interest rate। 70,000 क्या है? प्रिंसिपल, 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यू कैन से स्मॉल आई। चलो इसमें तो इंटरेस्ट दे दिया है, तो क्या इंटरेस्ट निकालने बोला है? नहीं। अच्छा मैम 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दोनों लिखा है इसमें, तो ऊपर में तो नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, पर एनम भी लिखा है तो पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट लिखा है तो भी वो पर एनम ही होता है, ठीक है। तो इस सम में अभी तक देखो पी मिल चुका है हमें, आई मिल चुका है, टी का कहीं नामो निशान नहीं है। आगे करते हैं, पढ़ते हैं। He received ₹85,925 after the end of term। ये क्या है? इंटरेस्ट। P is 70,000, he received rupees इतना, राहुल इन्वेस्टेड है, राहुल ने लोन नहीं लिया है, राहुल ने इन्वेस्ट किया है, एक ही बात है, राहुल के लिए भी प्रिंसिपल 70,000 है, तो राहुल ने इन्वेस्ट किया, तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐड होता है तो वो फाइनल इन्वेस्टमेंट बनता है, तो राहुल का फाइनल इन्वेस्टमेंट क्या है? 85,925 फाइनल इन्वेस्टमेंट है।
फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल. फाइंड आउट द पीरियड मतलब फाइंड आउट द टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड निकालना है. इसमें पी दिया है, आई दिया है, टी नहीं दिया है. तो क्या करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते फटाफट और फिर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करके टाइम निकालेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले सम में किया था. चलो निकाल लेते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू 85,925 और प्रिंसिपल कितना है 70,000. ये भी मेंटली हो जाएगा यार 15,925. फटाफट इंटरेस्ट निकल गया. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PIT पिट. अब इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हम लोग सारा बाकी सब पुट करके हम लोग को क्या निकालना है, पीरियड ऑफ फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड. तो वी नीड टू टेक आउट द टाइम. चलो इसी फॉर्मूला में पुट इन कर लेते हैं. इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT पिट. तो इंटरेस्ट कितना निकल के आया, इंटरेस्ट निकल के आया 15,925. तो यहाँ लिख लेते 15,925 इज इक्वल टू पी कितना है, पी हमने देखा ही ऑलरेडी 70,000 इंटू आई कितना है 6.5% पर एनम. तो 6.5 बाय 100 इंटू टी कितना है, टी तो निकालना ही है, नहीं तो आंसर ही नहीं आ जाता टी. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो टेक योर कैलकुलेटर्स. सिंपल कैलकुलेटर्स ही यूज करने हैं. कैलकुलेटर में पुट करो 15925 इंटू ये वाला 100 इधर चला जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 और ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 70,000 divided by 6.5. See, we get the answer as 3.5. अपने कैलकुलेटर्स में करोगे 3.5 आएगा. तो टाइम इज व्हाट 3.5 years. तो आंसर 3.5 years भी लिख सकते हैं या आंसर लिख सकते हैं 3 years 6 months. 3.5 को मैंने 3 years 5 months नहीं लिखा, 3 years 6 months लिखा because 0.5 year is 6 months. तो ये सम खत्म हो गया. देखो आंसर आ गया है, टाइम इज इक्वल टू 3.5 years. नेक्स्ट सम देख लेते हैं. नेक्स्ट सम इज एग्जाम्पल 7. रीड कर लेते हैं. Couple deposited some amount in a bank for 7.5 years at the rate of 6% per annum simple interest. So you can see some amount लिखा है यहाँ. That means principal is not provided in the question. तो कितना amount deposit किया we don't know. So principal is missing in a bank for 7.5 years. That means time is 7.5 years, or you can say 7.5 years. At the rate of 6% per annum simple interest. So we have rate of interest 6% per annum. Couple received rupees 1,01,500 at the end of the term. Compute initial deposit. So tell me, what is this? Is this the principal or is this the amount? Couple received rupees 1,01,000 at the end of the term. So couple had deposited some money. So that was his initial lending. And couple received this. So the final amount he has received. So amount is equal to accumulated amount or balance or amount is equal to 1,01,500. तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते थे तो इंटरेस्ट मिल जाता था. तो अब तो इंटरेस्ट कैसे निकाले जब प्रिंसिपल ही नहीं है हमारे पास. तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं यूज़ किया था वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जो है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + IT. इस फॉर्मूला में पुट करते ही हमारा आंसर
प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। A is equal to P 1 plus IT, अमाउंट की जगह लिख लो 1,01,500 इज इक्वल टू P के जगह P रहने देते, वी डोंट नो व्हाट इज P, एंड वही निकालना है। 1 प्लस I कितना आया, I क्वेश्चन में दिया है 6, 6 लिखेंगे खाली नहीं, 6/100 लिखेंगे, इनटू टाइम कितना है 7.5, तो 7.5 लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज फ्रैक्शन, तो 7.5 के जगह आप इसको 7/1/2 को कन्वर्ट करो, 15/2 भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। चलो इसको तो कैलकुलेट यहीं पर कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, P 1 प्लस 9/20, और इसको सॉल्व करेंगे 20 प्लस 9 29 P/100, सॉरी 29 P/20 इज 101500। अब P की वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर में पुट करो, 101500 इंटू 20 डिवाइड बाई 29, 70,000, राइट। अब आप चाहो तो इसको बिना सॉल्व किए, जैसे इन्होंने किया, बिना सॉल्व किए भी आप इसको लास्ट में ले जाके फाइनल सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही चीज है। टाइम बचाना हो तो यूज मोर ऑफ कैलकुलेटर एंड लेस ऑफ योर ओन रफ वर्क। So we've done example 7 as well. Example 8 में आते हैं। A sum of rupees 46,875 was lent out at simple interest. At the end of 1 year 8 months, the total amount was 50,000. ये तो अब आप लोग बहुत इजी है, खुद ही कर लोगे। सम ऑफ इतना was lent, तो इनिशियल लेंडिंग यानी P, सिंपल इंटरेस्ट पे है। एक 1 year 8 months के बाद यानी ये टाइम, अमाउंट कितना मिला 50,000। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमने पहले भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सम किए हैं, तो दैट इज वेरी इजी, यू नो हाउ टू डू इट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे, इंटरेस्ट निकल जाएगा, एंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इसमें एक प्रॉब्लम आपको यहाँ आ सकती है, जो है 1 year 8 months, तो 1 year 8 months को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, तो 1 year तो 1 year ही रहेगा, 8/12 हो जाएगा। मंथ्स को ईयर में करते हैं तो बाई 12, तो योर टाइम विल बी 18/12 ईयर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके जगह आप लिखोगे 1/2/3 ईयर्स। तो इसके पहले सम में हमने 7.5 को जिस तरह से कन्वर्ट किया था, उसी तरीके से आप इसको भी 1/2/3 लेके सम को आगे बढ़ाओगे। ये सम आप खुद करोगे। नेक्स्ट सम देख लेते हैं। What sum of money will produce rupees 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest? तो इसमें आप बताओ क्या मिसिंग है। What sum of money will produce यानी initial borrowing, initial investment is missing. Will produce rupees 28,600, कितना पैसा इतना बन जाएगा, या कितना पैसा इतना देखो लैंग्वेज पकड़ना इसमें, इसको फिर से पढ़ो। What sum of money will produce इतना as an interest, तो इसमें इंटरेस्ट कितना है, इसमें इंटरेस्ट है 28,600। What sum of money, कितना रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें इतना रुपया एज इंटरेस्ट प्रोड्यूस करके देगा। ये हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर लगाया जाता है, राइट। तो प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलता है अगर हम पैसे लेंड कर रहे हैं तो। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस रुपीज 28,600 एज एन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट दे दिया है हमें।
in 3 years and 3 months, तो टाइम पीरियड इज 3/12, राइट. तो ये हो जाएगा 4. तो 3 1/4 years at 2.5% per annum simple interest. So this is also easy. Rate of interest is 2.5% per annum. Now you have to take out principal. So this is very easy now. Do it yourself. PIT PIT, interest is equal to PIT PIT. तो इसको सॉल्व करते हैं. चलो, टाइम इज 3 1/4 years. करते हैं इसको. इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT. तो इंटरेस्ट कितना दिया है? 28,600. प्रिंसिपल नहीं पता. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5/100 और टाइम है 3 1/4 years. तो इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 4 3s are 12, 13/4. चलो अब इसको सॉल्व करना है. तो अब हम लोग मैनुअली सॉल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेटर है हमारे पास. पी को एज इट इज रखेंगे, बाकी सबका प्लेसेस चेंज करेंगे. 28,600 इंटू 100 इंटू 4, ये दोनों जाके इंटू हो जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय ये और ये डिवाइड में आ जाएंगे. डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 13. सी वी गॉट द आंसर एज 3,52,000. 3,52,000 रुपीज प्रिंसिपल आ गया. तो 3,52,000 अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो इतना इंटरेस्ट निकाल के देगा 3 साल 3 महीने बाद, इतना इंटरेस्ट पे. इन्होंने इसको अच्छे से समझाया है. हमने जैसे पढ़ा, ₹3,52,000 will produce ₹28,600 interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest. So this is easy. अब ये आप खुद करोगे. In what time will ₹85,000 amount to इतना, that is 1,57,675 at 4.5. इसमें आपको प्रिंसिपल दे दिया है, अमाउंट दे दिया है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है. आपको खाली टाइम निकालना है. तो या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके इंटरेस्ट निकालोगे और फिर उसके फॉर्मूला में डालोगे. दिस इज जस्ट पुटिंग इन द फॉर्मूला. दिस यू विल डू ऑन योर ओन. सी नाउ वी हैव कंप्लीटेड सिंपल इंटरेस्ट. इसके बाद ये एक्सरसाइज है. ट्राई डूइंग द एक्सरसाइज योर सेल्फ. एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है उस टाइप के सारे सम्स हमने एग्जाम्पल में कर लिए हैं. अगर आपको कोई भी और दिक्कत आएगी इसमें तो आप मुझे बताओगे. कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. सारे सम इसमें आप कवर्ड हो गए हैं. तो दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस लेक्चर.